चले बेटा, हम लोग अभी पहले एक मर्तबा रिवीजन कर लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं चीजों को, उसके बाद आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। बेटा, पहले आपको मैंने डिमांड का इंट्रोडक्शन दिया था कि डिमांड होती क्या है। यहाँ पर आपको डिफरेंट चीजें बताई गई थी कि हमारे पास क्या मामला चलते हैं। सबसे पहले बेटा आपको बताया गया था कि हमारे पास एक डिमांड का केस चल रहा होता है, जहाँ पे हमने लॉ ऑफ डिमांड भी सीखा था कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, और प्राइस कम होगी तो डिमांड आपकी बढ़ना शुरू हो जाएगी। यानी कि देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ठीक है, ये सिंपल कहानी थी। नेगेटिव रिलेशनशिप था तो कर्व आपका बनता है ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ये सारी कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। उसके बाद अफेक्टिव डिमांड तो हमने जिक्र किया था कि व्हाट इज अफेक्टिव डिमांड। कि अफेक्टिव डिमांड आपके पास तब होती है व्हेन यू हैव विलिंगनेस, और आपके पास इतनी रिसोर्सेज भी हो कि आप गुड एंड सर्विसेज को परचेज कर लेते हैं। यानी कि आपके पास इतना पैसा भी होना चाहिए कि आप उन गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हो। फिर हम लोगों ने बेटा डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के ऊपर बात की थी। पहले हम लोगों ने बात की थी इनकम की। इनकम के अंदर मैंने फर्दर आपको दो तरह के गुड्स बताए थे। एक आपके पास था बेटा नॉर्मल गुड, और एक आपके पास था इंफीरियर गुड। नॉर्मल गुड एक्सपेंसिव गुड होता है कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर नॉर्मल गुड भी आपका बढ़ेगा। और इंफीरियर गुड एक लो क्वालिटी चीप गुड होता है कि अगर आपके पास डिमांड बढ़े, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड फॉर दैट गुड विल फॉल। फिर हम लोगों ने बेटा डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर बात की थी कि डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं। ये आपके इनकम टैक्स होते हैं। अगर आपकी इनकम लेवल बढ़ती रहेगी तो डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं, इसे हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। आपके ऊपर जब बेटा डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो आपके ऊपर बर्डन बढ़ता है, जिससे आपकी ओवरऑल इनकम फॉल हो जाती है। सही है। ओवरऑल इनकम फॉल होगी तो उससे आपकी ओवरऑल डिमांड भी फॉल होगी। अच्छा, मैं ये सारे बात कर रहा हूँ नॉन प्राइस फैक्टर्स के, यानी कि फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है। फिर हमने बेटा बात की थी एडवर्टाइजिंग की, जहां पर मैंने आपको इन्फॉर्मेटिव और परसुएसिव के बारे में बताया था कि क्यों हम लोग महंगे महंगे सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं, और क्यों जो है वो हमारे पास जो एडवर्टाइजिंग है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू परसुएट कस्टमर्स। हम लोग उन्हें ये बता सके जी कि हमारे हमसे अच्छा प्रोडक्ट कोई बनाता ही नहीं, और हम लोग वो चीज उससे खरीदते हैं। फिर आता है बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के अंदर हमने दो चीजों के बारे में पढ़ा था, एक था सब्स्टिट्यूट और दूसरा आपके पास है कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स बेटा आपके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं विच कैन बी यूज इफ वन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, जैसे कि कोक और पेप्सी की मैंने आपको मिसाल दी थी। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर जॉइंटली यूज्ड गुड्स जो कि साथ साथ चलते हैं, फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन एंड चार्जर, सिनेमा एंड पॉपकॉर्न। ये सारे हमारे पास बेटा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अंदर आ रहे होते हैं, और ये बेसिक कहानी हम लोगों ने लास्ट क्लास में ओवरऑल देख ली थी। इसके अलावा मैंने बताया था और भी फैक्टर जैसे कि वेदर हो गया, टेस्ट हो गया, फैशन हो गया। ये सब भी आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं और आपके पास वो चेंजेस लेके आ रहे हैं। ठीक है। अभी जो बेटा हम लोगों ने डिस्कस करना है ना, वो ये है कि यार प्राइस फैक्टर की डायग्राम कैसे बनती है और नॉन प्राइस फैक्टर की डायग्राम कैसे बनती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या चीज को लिंक कर रहे होंगे? हम लोग बेटा यहाँ पे लिंक कर रहे होंगे प्राइस फैक्टर, प्राइस फैक्टर वर्सेस नॉन प्राइस फैक्टर। अच्छा, लॉ ऑफ डिमांड तो बेटा सिंपल सी बात बोलता है कि प्राइस जैसे ही बढ़ेगी तो डिमांड आपकी नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि एरोज आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जब भी एरोज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं इसका मतलब है कि दो कर्व्स में, दो कमोडिटीज में नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। बेटा जरा यहाँ पे डायग्राम को देखो। हमारे पास वाई एक्सिस पे आ गई है प्राइस, और एक्स एक्सिस पे आ गई है हमारे पास क्वांटिटी। ठीक है। ये हमारा एक नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बन गया। अच्छा भाई, बेटा इनिशियली फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्राइस लेवल चल रही है, और मैं इतनी क्वांटिटी इस पॉइंट पे डिमांड करता हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ पॉइंट ए के ऊपर। अगर मेरे पास प्राइस लेवल फॉल होती है फ्रॉम P to P1, तो इसका मतलब क्या है कि लोग ज्यादा खरीदने की करेंगे। और बेटा जब लोग ज्यादा खरीदने की करेंगे तो उसकी वजह से मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? मेरी ओवरऑल क्वांटिटी ऐसे एक्सटेंड होना शुरू हो जाएगी, और बेटा मैं पॉइंट ए से किधर आ जाऊंगा? मैं पॉइंट ए से आ जाऊंगा पॉइंट बी पे। बट एट द सेम टाइम अगर मेरे पास प्राइसेस बढ़ती हैं और वो चली जाती हैं फ्रॉम P to P2, तो उसकी वजह से बेटा मेरी क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? मेरी क्वांटिटी फॉल हो जाएगी फ्रॉम Q to Q2। और आपकी जो डिमांड है वो ऐसा ऊपर की तरफ आना शुरू कर देगी, ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगी, और आप आ जाएंगे बेटा पॉइंट
ए से पॉइंट सी, क्वांटिटी क्यू से Q2। यहां तक कोई टेंशन वाली बात? कोई मसला बेटा यहां तक? सही है। अब बेटा अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अब सवाल ये है कि हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। बेटा हमारे पास यहाँ पे जो चेंजेस आ रही हैं डिमांड में, ये किस वजह से आती हैं? ये चेंजेस हमारे पास आ रही है बेटा, पहला पॉइंट आ गया आपके पास प्राइस फैक्टर्स का। ये क्योंकि आपकी प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, इसकी वजह से आपकी डिमांड भी आगे पीछे हो रही है। दूसरी बात बेटा, अगर आप यहाँ पे देखो तो मैं एक ही लाइन पे कभी नीचे जाता हूं कभी ऊपर आता हूं। यानी कि बेटा दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ रहा है? मूवमेंट, मूवमेंट अलोंग द कर्व। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आ गया? मूवमेंट अलोंग द कर्व। तीसरा पॉइंट वो क्या था? मैंने आप लोगों को जब फर्स्ट क्लास दी थी तो उसमें मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर अदर फैक्टर्स जितने भी हैं उन सबको मैं कांस्टेंट अज्यूम कर रहा हूँ, उन सबको कांस्टेंट, यानी कि मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पॉइंट क्या चल रहा है? अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ठीक है, और बेटा लास्ट बात मैंने क्या बताई थी? कभी भी मूवमेंट आती है आप उसको इंक्रीज डिक्रीज नहीं कहेंगे, इंस्टेड अगर बढ़ेगी तो आप उसको कहेंगे एक्सटेंशन, और अगर कम होगी तो आप उसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो बेटा ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी, ये तो हमारी फर्स्ट क्लास थी, इसके अंदर हमने कोई भी नई बात अभी तक नहीं पढ़ी। अब जरा इसको हम लोग कंपेयर करते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स के साथ। हम लोग बेटा कंपेयर कर रहे हैं इसको अब नॉन प्राइस फैक्टर्स के साथ कि नॉन प्राइस की वजह से हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। यहाँ पे आओ जरा बेटा, वाई एक्सिस पे आ गई आपकी प्राइस और एक्स एक्सिस पे आ गई आपकी क्वांटिटी। ठीक है, अब बात सुनो बेटा, ये आपके पास एक नॉर्मल सा डिमांड कर्व चल रहा है, सही है? ये आपके पास प्राइस लेवल चल रही है और आपके पास ये आ गई डिमांड, ये सिंपल सी कहानी चल रही है, सही है? पॉइंट ए पे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि पेप्सी, 5 रुपए की पेप्सी है, और एक लड़का है अब्दुल्ला, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपए की पेप्सी है, और अब्दुल्ला जो है वो दिन की 2 पेप्सियां पीता है। ठीक है बेटा, अब्दुल्ला बेरोजगार था, अब्दुल्ला फारिग था, अब्दुल्ला घर पे बैठा रहता था, तो वो फिर भी 5 रुपए की 2 पेप्सी दिन में पी रहा है। अब्दुल्ला की जॉब लग गई, तो जब बेटा अब्दुल्ला की जॉब लगेगी तो उसके पास इनकम आएगी, उसके पास पैसा आएगा, वो पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सी अफोर्ड कर सकता है, ज्यादा पेप्सी पी सकता है। तो बेटा एक बात सुनो, अब्दुल्ला का डिमांड कर्व किस तरफ जाएगा? अब्दुल्ला का डिमांड कर्व जाएगा राइट वर्ड, वो बढ़ गया। अब अब्दुल्ला सेम प्राइस पे, अब्दुल्ला अब सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में ज्यादा पेप्सियां पी रहा होगा, और बेटा वो क्यू से किधर आ गया? वो क्यू से Q1 के ऊपर आ गया। ठीक है, वो क्यू से किधर आ गया बेटा? क्यू से Q1 के ऊपर आ गया। अब एक बात सुनो बेटा, दुकान वाला पेप्सी बेच रहा है 5 रुपए की, दुकान वाले को तो नहीं पता ना कि अब्दुल्ला की इनकम बढ़ी है। दुकान वाला बोलेगा भाई तुमने 2 पेप्सियां पीनी है, तुमने 20 पेप्सियां पीनी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 5 रुपए पर पेप्सी के हिसाब से पैसे दे देना। तो बेटा अब्दुल्ला के लिए प्राइस क्या रहेगी? अब्दुल्ला के लिए प्राइस रहेगी अनचेंज। उसकी प्राइस कैसी रह रही है फिलहाल? पेप्सी की फिक्स्ड। दुकान वाले का तो यही माइंडसेट है ना भाई, दुकान वाले को क्या लेना देना तुम्हारी इनकम क्या है। ठीक है, तो अब्दुल्ला कहाँ पे ऑपरेट कर रहा होगा बेटा? अब्दुल्ला ऑपरेट कर रहा होगा पॉइंट बी पे, और अब्दुल्ला अब दिन की कितनी पेप्सियां पी रहा है बेटा? 4 पेप्सियां पी रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूं कि लेट से अब्दुल्ला के ऊपर टैक्सेस लग गए फॉर एग्जाम्पल, जब बेटा अब्दुल्ला पर टैक्सेस लगेंगे तो उसकी परचेजिंग पावर गिरेगी, उसके ऊपर बर्डन बढ़ेगा, वो पहले के मुकाबले में स्पेंडिंग नहीं कर पाएगा, तो अब्दुल्ला गरीब हो गया। क्या दुकान वाला मेरा रिश्तेदार लगता है? क्या दुकान वाले को अब्दुल्ला से कोई हमदर्दी होगी कि यार तुम्हारे पास तो इनकम ही नहीं है, तुम एक काम करो, तुम जो हो वो जो मुझे बाद में दे देना पैसे या फ्री में ले जाओ? ऐसा तो नहीं होगा ना भाई। दुकान वाला बोलेगा आप 20 पियो, आप 10 पियो, या आप एक पियो, पेप्सी की प्राइस क्या है? 5 रुपए, मैं 5 रुपए से कम में नहीं दूंगा। ठीक है, तो बेटा जब अब्दुल्ला के ऊपर टैक्सेस लगेंगे तो अब्दुल्ला का डिमांड कर वैसा आ जाएगा पीछे की तरफ। ठीक है, वो पीछे की तरफ आ गया, फ्रॉम डी टू। ठीक है, फ्रॉम डी टू पीछे की तरफ आ गया। अब अब्दुल्ला
सेम प्राइस पे पहले के मुकाबले में कम पेप्सी पी रहा होगा बेटा। हम लोग आ गए अब किधर, Q2 के ऊपर। और हम लोग कितनी पेप्सी पी रहे हैं अब दिन की, एक पेप्सी पी रहे हैं। यहां तक कोई टेंशन वाली बात है बेटा, समझ गई सारी बातें? क्लियर है? अब बेटा इसको कंपेयर करो, कैसे हम लोग साथ वाली डायग्राम से कंपैरिजन लेके चलेंगे। बेटा यहाँ पे देखो, इसके साथ देखते रहना। हाँ, यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, प्राइस फैक्टर। तो बेटा हमारे पास यहाँ पर दूसरी डायग्राम में मुझे एक बात बताओ, चेंज किस तरह आ रहा है, प्राइस की वजह से कि अदर फैक्टर की वजह से? आपके पास चेंज आ रहा है नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से। तो बेटा पहली बात आपके पास क्या आ गई, नॉन प्राइस फैक्टर। दूसरी बात, बेटा वहां पर क्या चल रही है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। मूवमेंट अलोंग द कर्व का मतलब कि मैं बेटा एक ही लाइन पे या तो नीचे जा रहा हूँ या तो ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पूरी की पूरी लाइन चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ शिफ्ट। तीसरी बात, बेटा इधर हमने क्या कांस्टेंट रखा हुआ था, अदर फैक्टर्स को, यानी कि इनकम, टेस्ट, फैशन वगैरह, ये सब कांस्टेंट है। इसके सिर्फ क्या चीज वेरिएबल है, प्राइस। कि प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, बाकी जितने अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट। बट बेटा यहाँ पर अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं, तो यहाँ पर कौन कांस्टेंट है, आप देखो, प्राइस। आपकी प्राइस अपनी जगह पर बैठी हुई है, ना वो डिमांड बढ़ने पे हिल रही है ना वो डिमांड कम होने पे हिल रही है। तो बेटा तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या मिल गया, कि आपकी प्राइस जो है, वो प्राइस क्या है, कांस्टेंट। लास्ट बात, लास्ट बात, बेटा एक बात सुनो, एक बात सुनो, हमारे पास क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास मूवमेंट अलोंग द कर्व आती है और डिमांड बढ़ती है तो आप उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, और अगर डिमांड कम होती है तो आप उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। यही बात बताई थी। लेकिन बेटा जब भी आपके पास शिफ्ट आता है, जब भी आपके पास शिफ्ट आता है और वो बढ़ती है, तो आप उसको बोलेंगे इंक्रीज या फिर डिक्रीज। आप उसको बोलेंगे बेटा इंक्रीज या फिर डिक्रीज। एग्जामिनर अक्सर आपको घुमाएगा पेपर के अंदर, वो अक्सर आपको घुमाएगा आंसर राइटिंग के अंदर। वो बोलेगा इंक्रीज करके बताओ, आप लोग ये बना के दिखा देते हो, बेटा ये गलत है। इंक्रीज के लिए हमेशा क्या आता है, शिफ्ट। डिक्रीज के लिए हमेशा क्या आता है, शिफ्ट। समझे? अच्छा, वो इंक्रीज को राइट वर्ड भी लिख सकता है, राइट वर्ड या फिर आउटवर्ड, ठीक है। और वो डिक्रीज को लेफ्टवर्ड या फिर इनवर्ड भी लिख सकता है, ठीक है भाई। तो ये टर्मिनोलॉजीज बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये टर्मिनोलॉजीज आपको याद होनी चाहिए, कोई मसले वाली बात? क्लियर है बेटा सारी चीजें? गुड। अच्छा अब बेटा जरा यहाँ पे आओ, ये पेज दिख रहा है आपको? यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेनेशन लिख के दी हुई है, और एक्सप्लेनेशन आपने अभी इसको देखना है, पढ़ना है। जरा क्या लिखा हुआ है पहले इसकी बात करते हैं, क्वांटिटी डिमांड। तो क्वांटिटी डिमांड में बेटा हमेशा मूवमेंट आती है, और डिमांड में हमेशा शिफ्ट आ रहा होता है। एक जनरल याद करने का तरीका है। देखो किस तरह स्टार्ट हो रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। Change in quantity demand will always be due to price. That is the reason why there is a movement from point A to B and C. Keeping in mind all other factors are held constant, beta ceteris paribus. And the relationship is shown between two specific variables only. कौन कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप आ रहा है, प्राइस और डिमांड क्वांटिटी, ठीक है। कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी, हमने अदर फैक्टर्स को यहाँ पर इग्नोर कर दिया, ठीक है। बट अगर हम लोग शिफ्टिंग वाली बात करें तो क्या लिखा हुआ है, चेंजेस इन डिमांड विल ऑलवेज बी ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ठीक है। कहता है कि अदर फैक्टर्स की वजह से जब भी आपके पास चेंज आएगा तो उसकी वजह से आपके पास शिफ्ट आ रहा हो। अगर राइटवर्ड शिफ्ट जा रहा है इसका मतलब है डिमांड बढ़ रही है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट जा रहा है इसका मतलब है डिमांड कम हो रही है। लिखा हुआ है कीपिंग इन माइंड
दैट द प्राइस इज अनचेंज बिकॉज शिफ्ट अकर ड्यू टू अदर फैक्टर्स। कहता है आपके पास शिफ्ट क्यों आ रहा है, आपके पास शिफ्ट आ रहा है अदर फैक्टर्स की वजह से। सही है, अदर फैक्टर्स की वजह से। तो आपके पास प्राइस कैसी चल रही है, अनचेंज। आगे सुनो, producer does not know your income increased or your tax decreased, that's why you are increasing demand. For example, income increases will cause demand to shift rightward from D to D1, ऐसे आगे की तरफ, increasing quantity from Q to Q1 at the same price level, that is P। तो कहता है कि यार बात सारी ये है भाई, दुकान वाले को तो नहीं पता कि आपकी इनकम बढ़ी है, या दुकान वाले को तो नहीं पता कि आपके ऊपर टैक्सेस बढ़ गए, या आपके क्या मामला चल रहे हैं। वो तो बोलेगा भाईजान ये इतने की चीज है, आपने एक लेनी है, आपने 100 लेनी है, आप उसके हिसाब से हमें पैसे दो। समझ में आती है बेटा बात। तो ये एक जनरल सी एक्सप्लेनेशन थी इन दोनों डायग्राम्स के बारे में, कोई टेंशन। चलो लास्ट केस एक करते हैं। हमारे पास जो एक टर्म यहाँ पे चलती है उसका नाम है मार्केट डिमांड। नाउ व्हाट इज मार्केट डिमांड। बेटा मार्केट डिमांड की जरा डेफिनेशन को देखिएगा। मार्केट डिमांड इज द हॉरिजॉन्टल summation of all individual demand curves। Market demand is the horizontal summation of all individual demand। अब सुनिएगा जरा यहाँ पे क्या होता है, ये एमसीक्यू में आ सकता है, डेफिनेशन बेटा आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए जरा, मैं आपके सामने चार अलग अलग डिमांड कर्व्स बना रहा हूँ, ठीक है। ये चार अलग अलग डिमांड कर्व्स क्या हैं, एक आपके पास आया मिस्टर एक्स का, एक आपके पास आया मिस्टर वाई का, एक आपके पास आया मिस्टर जेड का, और एक आपके पास आ रहा है मार्केट डिमांड। ठीक है। अब क्योंकि मैं बेटा मार्केट डिमांड बना रहा हूँ और ये सारे के सारे डिमांड कर्व्स है तो इनको लेबल करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आएगा जरा, यहाँ पे लिखा प्राइस, यहाँ पे लिखी क्वांटिटी, ठीक है। इधर आई प्राइस, यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, यहाँ पे आई प्राइस, इधर आ गई क्वांटिटी, और यहाँ पे आ गई प्राइस, और यहाँ पे आ गई आपके पास क्वांटिटी, ठीक है। और मैं सिंपल जनरल से लॉ ऑफ डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स बना रहा हूँ, ये लो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व्स आ गए, डी 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 और डी, सही है। एग्जाम्पल लेके चलते, फॉर एग्जाम्पल ये पेंसिल की प्राइस है, ये जो पेंसिल आपके सामने है इसकी प्राइस है मार्केट में 5 रुपए। सही। कितने की प्राइस चल रही है भाई, 5 रुपए की प्राइस है पेंसिल की। अब सुनना जरा हुआ क्या, मिस्टर एक्स क्या, मिस्टर एक्स ने जाके कहा कि यार ये 5 रुपए की ना मुझे 50 पेंसिल दे देना, कि ये 5 रुपए की मुझे 50 पेंसिल खरीदनी है। मिस्टर वाई क्या, मिस्टर वाई ने जाके कहा कि यार ये 5 रुपए की मुझे 30 पेंसिल खरीदनी है, मुझे 30 पेंसिल दे दो। मिस्टर जेड गया, मिस्टर जेड ने कहा कि यार ये ना 5 रुपए की मुझे 20 पेंसिल खरीदनी है। सही है। मैं कितनी पेंसिल ले रहा हूँ, मिस्टर जेड जो है वो 20 पेंसिल ले रहा है। तो बेटा इन दी एंड मार्केट में आपके पास टोटल कितनी पेंसिल्स बिक गई, तो बेटा टोटल कितनी पेंसिल गई आपके पास, 50 + 30 + 20 इज इक्वल्स टू, यानी कि बेटा टोटल आपके पास मार्केट में 5 रुपए की 100 पेंसिल्स बिक चुकी हैं। टोटल आपके पास मार्केट में बेटा 5 रुपए की 100 पेंसिल बिक चुकी हैं, इज इक्वल्स टू 100। कोई टेंशन बेटा, कोई मसला। अब डेफिनेशन को पढ़ो, हॉरिजॉन्टल समेशन, हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे चलती है, ऐसे, ठीक है, ऐसे चलती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल समेशन, समेशन सम का मतलब होता है बेटा प्लस करना। जब मैं इन सबको हॉरिजॉन्टली सम करूंगा, एड अप कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगी बेटा, मार्केट डिमांड। कोई मसले वाली बात तो नहीं है। क्लियर है। अब सुने, आपने ये कॉपी किया, ये कॉपी किया था।
पूरा कॉपी हो गया, डायग्राम्स वगैरह सारी चीजें। और ये इसको फिलहाल कॉपी करें, फिर मैं एक्सप्लेनेशन लिखूंगा, वो आपने एक्सप्लेनेशन साथ में कॉपी करनी है, ठीक है। जब कॉपी हो जाए तो मुझे बताइएगा। अच्छा बेटा, अब इन्हीं डायग्राम्स की ना मैं एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ साथ में, तो एक्सप्लेनेशन कॉपी करते रहिएगा, ठीक है। मैं नए पेज की तरफ जा रहा हूँ, आप उसी के नीचे उसको लिख लो। एक से एक सेकंड। ठीक है, ये डायग्राम्स आ गई हैं आपकी, ये आपकी डायग्राम्स आ गई हैं। सही है। अच्छा, मैं यहीं पे एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ, तो साथ साथ लिखते रहिएगा बेटा, बिल्कुल बेसिक है। आप लिखेंगे, इनिशियली द प्राइस लेवल चार्ज्ड, द प्राइस लेवल चार्ज्ड is P, where the consumer is operating at point A, and the quantity consumed and the quantity consumed is Q। ठीक है, तो मैंने उसको शुरू का पार्ट बता दिया कि मैं कहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मैं पॉइंट ए पे ऑपरेट कर रहा हूँ, ये प्राइस चल रही है, इतनी क्वांटिटी बिकती है, ठीक है। अब आगे सुने मैं क्या लिखूंगा। आगे आप लिखें, इफ देर इज एन इंक्रीज इन प्राइस लेवल, इफ देर इज एन इंक्रीज in price level, in price level, comma, this will contract, this will contract quantity demand, quantity demand from Q टू Q1। ठीक है, अगर आपके पास प्राइस लेवल बढ़ती है तो इससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, पीछे आ जाएगी, Q2 सॉरी, पीछे आ जाएगी, फ्रॉम Q2 एंड मूवमेंट अलोंग द कर्व, मूवमेंट अलोंग द कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू सी। तो देखो, मैंने उसको हर एक वेरिएबल एक्सप्लेन किया कि अगर आपके पास प्राइसेस बढ़ती हैं फ्रॉम P टू P2, हमारे पास प्राइस लेवल बढ़ रही है फ्रॉम P टू P2, तो उससे क्या होगा, आपकी क्वांटिटी कॉन्ट्रैक्ट होगी और आप पॉइंट ए से पॉइंट सी पे आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे बच्चे अक्सर टर्म यूज करते हैं वाइस वर्सा। वाइस वर्सा यूज नहीं करना भाई एग्जाम में, प्लीज मेहरबानी। वाइस वर्सा का वर्ड आप यूज नहीं करेंगे, आप उसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। हाउएवर कॉमा, इफ देयर वाज, या फिर इफ देयर इज अ डिक्रीज in price level, a decrease in price level from P to P1, comma, this will extend, this will extend quantity demand, quantity demand from Q to Q1, comma, movement along the curve, movement along the curve from point A to B। कोई टेंशन इस एक्सप्लेनेशन में, इस कॉन्सेप्ट में सारी बातें क्लियर है। बेटा सारी बातें समझ गए, किस तरीके से मैंने हर एक वेरिएबल को एक्सप्लेन किया है और मैं किस तरह हर एक वेरिएबल को लेके गया हूँ।
अच्छा, अब इसी को अगर मैं उस डायग्राम पे ले जाऊं, तो शुरू वाला पार्ट तो आपका सेम ही है, ठीक है। ये इतना पोर्शन तो बेटा आपका सेम ही आ जाएगा। तो ये मैंने वही पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इनिशियली द प्राइस लेवल चार्ज, ये क्वांटिटी क्यू, और ये वो सारी कहानी, ठीक है। अब मैंने बताना है कि शिफ्ट कैसे आएगा। इफ देर इज there is an increase in income, example, if there is, for example, an increase in income, if there is, for example, an increase in income, comma, this will shift, this will shift demand curve, demand curve rightwards from D to D1, D to D1, comma, and consumer will be enjoying, will be enjoying a greater quantity, yeah, will be consuming, a consumer will be consuming a greater quantity, a greater quantity at Q1 at the same price level, at the same price level of P, ठीक है। पहले मैंने उसको बता दिया कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी इनकम लेवल बढ़ती है तो उससे आपकी डिमांड राइटवर्ड जाएगी, और जब आपकी डिमांड राइटवर्ड जाएगी फ्रॉम डी टू डी वन, आप पहले के मुकाबले में ज्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं, आप Q1 पे ऑपरेट कर सकते हैं, वेर एज जो आपकी प्राइस लेवल रहेगी वो अभी भी सेम है, ठीक है। फिर आप बोलेंगे जी however comma, if there is, there is an, if there is an increase in direct tax, if there is an increase in direct tax, comma, this will decrease demand and shift it leftwards, and shift it leftwards from D to D2, from D to D2, comma, decreasing demand, decreasing demand to Q2 at the same price level of P, at the same price level of P। बेटा कोई टेंशन वाली बात, कोई मसले वाली बात, क्लियर हो गई चीजें सारी।